नमस्कार। अनकही विथ राजेश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सफलता के राही में आज हम लोग हिंदी साहित्य, वैश्विक जगत में हिंदी का महत्व इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। और आज हम सबके बीच में मुख्य अतिथि के तौर पे उपस्थित है डॉक्टर महात्मा पांडे सर, जिनका हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है, जिनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो आज हम उनके साथ चर्चा करने वाले हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। नमस्कार, सुप्रभात। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं राजेश जी के साथ कुछ अपनी व्यक्तिगत बातें भी और हिंदी दिवस से संबंधित बातें भी साझा करूंगा। इस विषय से संबंधित वर्तमान में उसकी क्या दशा है, क्या दिशा है, क्या स्थितियां हैं, वैश्विक स्तर पर हिंदी कहां पहुंची है या किन लोगों ने विश्व स्तर पर हिंदी को पहुंचाने में अपना योगदान दिया है, उन सब पर आज मैं चर्चा करूंगा। राजेश जी, आपके प्रश्न आमंत्रित हैं, कृपया आप। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि सर आपकी जर्नी कैसी रही और आपके इस पूरी यात्रा में कौन कौन सी चुनौतियां आई, कितना स्ट्रगल करना पड़ा अपने आप को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी की एक पंक्ति है, महाकवि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है कि औरों की सुनो और मैं मौन रहूं। इन पंक्तियों के साथ मैं बताना चाहता हूं, मेरी जीवन यात्रा बड़ी शानदार रही है, बहुत अच्छी रही है। मेरी इस यात्रा में अनेकों पड़ाव आए हैं, अच्छे भी आए हैं, बुरे भी आए हैं। संघर्षों का दौर तो बचपन से ही जारी है, क्योंकि एक ऐसी कंडीशंस हमारे साथ लग गई जिसमें मेरे लिए जीवन बहुत ही चैलेंजिंग हो गया और उस चैलेंज को मैंने सहर्ष स्वीकार किया। कभी उससे हार नहीं मानी, कभी हिम्मत नहीं हारी, और उसी का परिणाम है कि आज मैं साठे महाविद्यालय विले पार्ले में सहायक प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हूं। मेरी जीवन यात्रा बचपन में, चूंकि मुझे पैरों से लिखने का काम करना था, वो बहुत कठिन था मेरे लिए। लेकिन परिवार में, चूंकि परिवार मेरा पढ़ा लिखा था, बड़े पिताजी के संरक्षण में, उनके संवर्धन में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। उसके पहले बचपन में मेरी बहनों ने मुझे लिखना सिखाया। अच्छा। क्योंकि वो लोग बैठती थी पढ़ने तो मैं भी उनके साथ बैठता था, तो उन लोगों ने मेरे पैर में, उस समय तो पेन का जमाना नहीं था जी, हम लोग चाक का इस्तेमाल करते थे और उसके सहारे, जो एक लकड़ी का राइटिंग पैड बोल सकते हैं उसको, उस राइटिंग पैड पर हम लोग लिखते थे चाक से। तो वो मेरे पैर में चाक पकड़ा देती थी और उसके सहारे मैं लिखना शुरू कर देता था। धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते और लोगों के बीच रहते, लोगों से सीखते हुए मेरी यात्रा आगे निकल गई। 12वीं तक की शिक्षा मेरी गांव से हुई है। जी सर। 12वीं के बाद, चूंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से रहा हूं, बायोलॉजी रहा है, बायोलॉजी मेरा बड़ा मन था कि मेडिकल के फील्ड में जाऊं। आज जो नीट है वही एक समय में सीपीएमटी का हुआ करता था, तो मैं भी पीएमटी की तैयारी के लिए इलाहाबाद गया 12th के बाद। लेकिन मुझे लगा कि ये मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा, आगे मैं इसमें कुछ संभवतः ना कर सकूं, इसलिए मैंने अपना जो स्ट्रीम है वो चेंज कर दिया और मैं आर्ट्स में आ गया। मैंने अवध विश्वविद्यालय से संबंधित एक महाविद्यालय अयोध्या में है, साकेत महाविद्यालय, जी, मैंने उसमें बीए में दाखिला लिया और संयोग से बीए में मैंने तीनों लिटरेचर ले लिया। अच्छा जी, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, अच्छा, तीनों भाषाओं का मैंने वहां पर ज्ञानार्जन किया। उसके बाद की मेरी यात्रा ये रही कि
मन था कि बीएचयू से संस्कृत से एमए करूं, और उससे भी ज्यादा मन था कि जेएनयू से मैं हिंदी साहित्य में एमए करूं। और दोनों का सुनहरा अवसर जब मैंने एंट्रेंस दिया बीएचयू में संस्कृत से और जेएनयू में हिंदी से, और दोनों प्रवेश परीक्षाएं मैंने पास की, फिर मेरे लिए निर्णय लेना कठिन हो गया कि मैं करूं तो क्या करूं। अच्छा। लेकिन चूंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम उसमें सहजता से संवाद कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। लोगों के बीच किसी भी तरह का अगर कोई भी प्रतियोगिता है या कुछ वक्तृत्व स्पर्धा है तो हम उसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने संस्कृत के बजाय हिंदी को चुना, और सन 2003 में मैंने ये निर्णय ले लिया कि मुझे हिंदी साहित्य में एमए करना है, और मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में दाखिला ले लिया। क्या बात है। और वहां से मैंने एमए किया। एमए के दौरान ही जो यूजीसी द्वारा परीक्षा एक ली जाती थी, अब तो एनटीए लेने लगा है जी, तो मैंने वो यूजीसी की परीक्षा नेट पास की, एमफिल में एडमिशन लिया। फिर ये मन हुआ कि चलो थोड़ा सिविल सर्विस की ओर भी बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा मन किया कि उसमें देखा जाए, प्रयास किया जाए। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहते हुए मैंने तैयारी शुरू की। ये हुआ कुछ वहां दिक्कतें आएंगी और उन दिक्कतों का सामना कैसे करेंगे, क्योंकि क्लासेस जो उसके हैं वो नॉर्थ में थे और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय साउथ कैंपस में पड़ता है। तो मैंने हॉस्टल छोड़ने का निर्णय लिया। 2005 और 6 में मैंने मुखर्जी नगर में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी की। लेकिन संयोग तो कुछ और था, बनना था अध्यापक, मास्टर बनना था। ये तो संयोग में लिखा था जी। तो सिविल सर्विस की तरफ से भी रुझान धीरे धीरे कम हो गई, और उसके बाद शादी का भी सिलसिला चल पड़ा। और संयोग से ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पढ़ाई के दौरान ही शादी मेरी हो गई। लोग अमूमन ये देखते हैं कि नौकरी पा लेते हैं या अपने स्ट्रीम को, अपने ड्रीम को पूरा कर लेते हैं तब शादी करते हैं, लेकिन मेरे लिए ये भी एक चुनौती ही थी कि पढ़ाई पीरियड में ही, पढ़ाई के समय ही मुझे शादी करने का भी प्रस्ताव मिला, और मैंने सहर्ष इसे भी स्वीकार किया। और उन्हीं पत्नी डॉक्टर अर्चना पांडे के ही सहयोग और उनके असीम प्रेम से आज मैं जो कुछ भी हूं यहाँ, उनकी बदौलत हूं। उनका स्नेह मुझे बराबर मिलता रहता है, और उन्हें भी मैंने प्रेरित किया पढ़ाई के लिए। जी। जो कि केवल ग्रेजुएशन पार्ट 1 करके अपने मायके से आई थी, और आगे चलकर उनकी शिक्षा दीक्षा का भी मैंने जो कार्यभार था वो मैंने अपने अंडर में ले लिया और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। आज वो स्वयं एमए, बीएड और पीएचडी हैं हिंदी साहित्य में ही। उनका मुंबई विश्वविद्यालय से शोध कार्य पूर्ण हुआ है। वो 2017 में उनकी थीसिस अवार्ड हुई। और मेरी जो जीवन यात्रा जेएनयू वाली थी वो बहुत ही अच्छी थी। वहां 4 साल रहना मेरे लिए बहुत चुनौती भरा था। मेरे बड़े पिताजी ने कहा, देखिए मैं आर्थिक रूप से आपको जहां कहेंगे वहां पहुंचा दूंगा, लेकिन सशरीर आपको देखना है कि आप कैसे अपने आप को संभालते हैं। तो जेएनयू में मेरे दोस्तों ने मुझे जो अपना प्रेम दिया, अपनी पूरी निष्ठा के साथ, अपनी लगन के साथ उन्होंने जो मेरी सेवा की, मैं उसके लिए उन सबका आज भी आभारी हूं और जीवन पर्यंत मैं उनका आभारी रहूंगा। उन्होंने 4 साल तक मुझे हॉस्टल में पूरा संभाला है। मुझे कपड़े पहनाना, खिलाना, साथ में रहना, कभी मतलब ये फीलिंग नहीं आई कि हमारे अंदर ये डिसेबिलिटी का कुछ ऐसा है कि वो लोग मुझे इग्नोर करते हो या अनदेखा कर दे मुझे, ऐसा कभी नहीं हुआ। सर, जो आपका जो डिसेबिलिटी है जी, ये बचपन से ही था कि ये जी, इसीलिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बाय बर्थ है। अच्छा। जब मैं पैदा हुआ तो अयोध्या के एक हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में मैं पैदा हुआ था जी। और वहां कुछ सर्कस या नाटक वाले आए थे और वो मुझे लेके जाना चाहते थे। अच्छा। कि मैं ले जाऊंगा और इनसे कुछ कलाकारियां करवा करके पैसे कमाने का उनका जो उद्देश्य रहा होगा वो पूर्ण करना चाहते थे। लेकिन मेरी माँ इसके खिलाफ थी। बिल्कुल उनको बर्दाश्त नहीं था कि मैं किसी और के साथ जाऊं या कोई और मुझे आकर ले जाए। उन्होंने मेरी परवरिश
अपने सानिध्य में की, अपने निर्देशन में की, और उनसे भी ज्यादा मेरी जो परवरिश हुई है वो मेरी बड़ी माँ ने किया है। मेरी बड़ी माँ जैसे भगवान कृष्ण की जन्म देने वाली माँ देवकी थी और उनका पालन पोषण यशोदा ने किया, ठीक वैसे ही मेरा जन्म मेरी माँ ने दिया, लेकिन मेरा पालन पोषण मेरी बड़ी माँ ने किया है। और उस बड़ी माँ ने मुझे इतना कुछ दिया है और मैं उनके लिए दुर्भाग्य से कुछ ना कर सका, क्योंकि वो मैं जब यहाँ नौकरी पर लगा, सर्विस में आया, तो उसी के दौरान आसपास की घटना है कि वो उनका इंतकाल हो गया, उनका देहांत हो गया, तो मैं उनके लिए नहीं कुछ कर पाया। बड़े पिताजी अभी हैं, जीवित हैं, घर जाता हूँ, गांव जाता हूँ तो उनका सानिध्य आज भी मिलता रहता है। रही बात डिसेबिलिटी की, तो इस चीज का मुझे कभी ना तो परिवार ने एहसास होने दिया जी, ना तो मेरे दोस्तों ने एहसास होने दिया, और ना मेरी पत्नी ने एहसास होने दिया, और ना आज जो मेरे बच्चे हैं उन बच्चों ने भी मुझे कभी एहसास नहीं दिलाया कि मैं डिसेबल्ड पर्सन हूं या मेरे पास दोनों हाथ नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। अभी हाल ही में आपको एक जिक्र करता हूं, अभी हाल ही में मैंने राजकुमार राव की एक फिल्म देखी, अच्छा, श्रीकांत, और जी, बड़ी इंस्पायर्ड मूवी है। उस मूवी से लोगों को शिक्षा मिल सकती है, लोग चाहें तो देखें और उससे बहुत कुछ ज्ञान हासिल कर सकते हैं कि एक डिसेबल्ड पर्सन भी यहाँ भारत से लेकर के अमेरिका तक की दौड़ लगाता है और एक अच्छे पद पर पहुंचता है। उसकी क्या अहमियत है उसने लोगों को दिखाया है सिनेमा के माध्यम से, और मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी आपके सवाल जब आएंगे कि हिंदी का क्या रूप है, हिंदी किस तरह से विश्व में छाई हुई है, तो उस पर मैं चर्चा करूंगा। बाकी डिसेबिलिटी की बात है तो मुझे इस चीज का कभी भी मतलब एहसास नहीं हुआ कि मैं डिसेबल्ड हूं, और ये मेरा बाय बर्थ है। अगर ये बाय बर्थ ना होता तो शायद मैं आज कुछ ना कर पाता, क्योंकि बाद की घटनाएं, अगर ऐसा कोई एक्सीडेंटल केस होता तो मैं अपने आप को इतना मजबूत नहीं बना पाता, इतना स्ट्रांग नहीं कर पाता, क्योंकि वो बचपन से ही था। इसलिए मेरे अंदर ये आ गया कि मुझे ये करना ही करना है और खुद से ही करना है। मैं बहुत सारी चीजें मैं कर लेता हूँ, अपनी जो दैनिक गतिविधियां हैं हमारी, जी, ब्रश वगैरह करना या और अपना करना, सारा कंघी वगैरह करना, ये सब मैं अपने पैर से कर लेता हूँ। अच्छा, सारी चीजें हो जाती हैं। अब थोड़ा मैं लेजी हो गया हूँ, अच्छा, क्योंकि पत्नी का सहारा मिल गया है, तो उनके सहारे जिंदगी और आसान हो गई है, और अधिकांशतः तो मुझे कुछ करने नहीं देती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी विशेषता यह है कि वो मुझे अपने से जल्दी कुछ करने नहीं देती हैं, स्वयं मेरे प्रति इतना समर्पित हैं, लोगों के बीच वो उदाहरण है और लोग देखते हैं तो बड़ी सराहना मिलती है, और मुझे भी खुशी मिलती है इस बात की कि कम से कम एक ऐसी जीवन संगिनी मिली है जिनके साथ जीवन मैं अच्छे से गुजार सकता हूँ। इस तरह की मेरी यात्रा रही है, और आज मैं जहां हूं उस महाविद्यालय में भी मुझे अपने प्राचार्य का, अपने विभागाध्यक्ष का, अदर डिपार्टमेंट्स के जितने भी हैं साइंस आर्ट कॉमर्स के अध्यापक, उनसे भी लगातार उनका स्नेह, सहयोग और सानिध्य मिलता है। इस तरह से मेरी जीवन यात्रा का अभी आगे भी मैं कुछ लेखन की गतिविधियों में लगा रहता हूँ, पेपर प्रेजेंटेशन के लिए, आर्टिकल्स, बुक्स के लिए, मैगजीन्स के लिए, जो केयर लिस्टेड पत्र पत्रिकाएं हैं उनके लिए मैं लेख लिखता हूं, और लेख मेरे प्रकाशित होते हैं और बड़े उच्च स्तर पे प्रकाशित होते रहे हैं, और इन सब से मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बहुत सुख मिलता है। इस समय मैं अगर चर्चा नहीं करूंगा तो थोड़ा बेईमानी होगा। वर्तमान में मैं कुछ लोगों से जुड़ा हूं पिछले 1-1.5 साल से, जो हमारी एक मंडली है जी, जो सुंदरकांड की मंडली है, जय श्री राम सुंदरकांड मंडली, उसके सक्रिय सदस्यों में आदरणीय गुरुवर प्रेम नारायण दीक्षित सर, चंद्रकांत सर और मिश्रा जी हैं, तिवारी जी हैं, वेद प्रकाश पांडे जी हैं, जी, बाकी भाई बंधु जितने हैं, करीब 15-20 लोगों की टीम बनी हुई है, और उस टीम के सानिध्य और सहयोग में रह करके हम लोग एक सुंदरकांड पाठ का आयोजन करते हैं, और उसमें भजन कीर्तन का भी इतना बढ़िया आयोजन और इतना अच्छा वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुत किया जाता है कि उसमें भी मैं थोड़ा सा संलिप्त रहता हूं, लगा रहता हूं, और लोगों का उसमें भी मुझे प्यार मिलता है। आप लोग देखते होंगे, आप लोगों को पता चलता होगा। तो एक ये मेरी नई शुरुआत है, और मैं इसको चाहता हूं कि और बड़े लेवल पर मैं इसको आगे ले जाऊं, इस मंडली को आगे पहुंचाऊं, ये मेरी हार्दिक इच्छा है।
मैं इसमें जरूर प्रयास करूंगा। आगे आप। सर आपने इतना अच्छे तरीके से अपनी जर्नी बताई। सर आपने ये भी इसके अंदर बता दिया कि आपको क्या बनना था, क्या कैसे कैसे रहा, बट ये जो आपकी यात्रा है इसमें आपको किस प्रकार का स्ट्रगल करना पड़ा? जैसे कि अगर ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं जी, तो जी। समाज में उनको थोड़ी अलग दृष्टि से देखा जाता है, ये काम इनसे नहीं होगा। पर जहां तक मैं आपको फॉलो कर रहा हूं पिछले 2-3 सालों से, तो मैं ये देखता हूं कि आप फॉरेन भी जाके आए हैं, शिमला जाके आए हैं, जहां भी कोई संगोष्ठी होती है, पेपर प्रेजेंटेशन रहता है, जी, जी, उसमें जी, आपका बिल्कुल। नाम सर्वप्रथम रहता है। जी, जी, जी। तो ये सब कैसे संभव हो पाता है? सब ईश्वर की परम आस्था है, उनमें श्रद्धा है, विश्वास है, तो सारी चीजें संभव हो जाती हैं। कुछ चुनौतियां जरूर आई हैं इसके चलते। जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि मैं विज्ञान वर्ग का छात्र रहा हूँ, साइंस मेरा स्ट्रीम रहा 12th तक। जब मुझे 9th में एडमिशन लेना था साइंस में, तो एक कॉलेज था जिसमें बड़ा चर्चित कॉलेज था, उस कॉलेज में मैं भी एडमिशन लेना चाहता था, लेकिन वहां के कुछ शिक्षक थे जो मेरे साइंस लेने के खिलाफ थे। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि वे गलत नहीं थे, गलत मैं ही था, क्योंकि वाकई जो चीजें नहीं संभव है उसको जबरदस्ती अपने पर थोपना अनुचित कार्य है, उचित नहीं है ये। मैंने ये सोचा कि मैं साइंस पढ़ूंगा तो आगे मेडिकल के फील्ड में जाऊंगा, कुछ काम करूंगा, पर वहां मुझे साइंस लेने से मना कर दिया गया। और हालांकि कुछ अध्यापक ऐसे भी थे जो पक्ष में थे, जिनका ये था कि अगर प्रैक्टिकल वाला मुद्दा था कि लैब में अगर इनको लेके जाएंगे तो केमिस्ट्री का है या फिजिक्स का है, तो उस लैब में केमिकल वगैरह या इंस्ट्रूमेंट का कैसे यूज करेंगे पैर से, वो मेरे लिए दिक्कत थी। लेकिन वो बचपना था, मुझे नहीं लगता था कि मुझे दिक्कत होगी, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। अच्छा। तो वो एक मेरे लिए बड़ा संघर्ष था। तो मैंने दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया जहाँ मुझे साइंस मिला, और मैंने काम किया भी, लेकिन ये लगा कि वहाँ जो उन्होंने कहा था उनकी बातें बिल्कुल सच थी। समस्या आती है, उसमें डिस्कशन वगैरह रहता है, कुछ चीड़-फाड़ का काम करना रहता है, तो वो नहीं हो पाएगा। जो नहीं संभव है वो नहीं संभव है। तो मुझे उस समय बुरा लगा, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ बाद में एहसास हुआ कि हाँ, जब तैयारी करने लगा मैं मेडिकल की, तो उस समय आया कि नहीं हो पाएगा। तो मैंने उसी समय अपनी स्ट्रीम चेंज करके आर्ट्स चुना, और आर्ट्स में मैंने अपना अच्छा अपना जीवन बनाने का, भविष्य बनाने का प्रयास किया। बाकी कुछ इस तरह का कभी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि लोगों का इतना प्यार मिलता रहा, लोगों का इतना सहयोग मिलता रहा। बस सहयोग इसी रूप में कि वे मुझे प्रेरित करते रहे कि हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, बस इतना ही मेरे लिए काफी था। और जहां तक पेपर प्रेजेंटेशन की बात है, निश्चित रूप से मैं जाता हूँ, पेपर तैयार करता हूँ, अध्ययन करता हूँ, नियमित मैं अध्येता हूँ, और अध्येता के रूप में ही मैं शिमला प्रवास किया था मैंने। जी। वहां की यात्रा जो 3 साल में 3 महीने की यात्रा थी, और वो बड़ी सुखदायी रही, बहुत सुखद था वो क्षण। और वहां भी मैंने 3 बार में 3 तरह का प्रेजेंटेशन दिया था। फर्स्ट टाइम मैंने वहां थर्ड जेंडर पर अपना प्रेजेंटेशन दिया, सेकंड टाइम में शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो आदिवासी जनजातियां हैं उन पर दिया, और तीसरी बार मैंने जो हमारे गांव में रामलीला खेली जाती है, अच्छा, उस रामलीला का जो रूप है गांव में विलुप्त होता जा रहा है, उसका रूप अब वीडियो, टेलीविजन और इसके माध्यमों से दिखाया जाने लगा है। और जबकि वो एक जीविका का साधन था, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को एक मनोरंजन का भी साधन था, तो उस विलुप्त होती रामलीला परंपरा पर मैंने अपना प्रेजेंटेशन वहां दिया था। बड़ी सराहना मिली थी वहां। और यहाँ भी मुंबई में भी मैं अलग अलग कॉलेजों में अपना व्याख्यान भी देता रहता हूँ। आप लोग भी याद करते रहते हैं, तो आप लोगों के बीच भी मैं आता रहता हूँ, और पेपर प्रेजेंटेशन भी देता हूँ। मुख्य अतिथि के तौर पर भी जहाँ जाता हूँ वहाँ प्रयास रहता है कि कुछ अपना विशेष दे के जाऊं, विशेष बोल के जाऊं, ताकि लोग उसको याद रखें। तो इस तरह से मतलब मेरे जीवन के आड़ में कभी डिसेबिलिटी नहीं आई, उसने मुझे कभी परेशान नहीं किया किसी तरह से। सर आपने जो अपना प्रोफेशन चुना है वो एक शिक्षक का है। जी जी। तो सर ऐसा शिक्षकों को तो बोर्ड का बहुत उपयोग करना पड़ता है, तो चौक वगैरह से लिखना, या फिर आपको दैनंदिनी बच्चों को पढ़ाने में कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता है।
सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जिस विषय का चुनाव किया है अपने शिक्षण के लिए, हिंदी भाषा का, तो इसमें अमूमन ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। हाँ, अगर मैं प्राइमरी सेक्शन या जूनियर कॉलेज में होता तो संभवतः करना पड़ता, लेकिन चूंकि मैं एक डिग्री कॉलेज में हूँ, वहां तक आते आते बच्चे इतने मैच्योर हो जाते हैं कि मुझे चाक और डस्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं साइंस या कॉमर्स में होता तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती होती, लेकिन वही है ना कि ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता दिखा देता है। तो मेरा साइंस छोड़ना और हिंदी साहित्य के प्रति अगाध प्रेम रखना कहीं ना कहीं ये मेरे आगे बढ़ने में ही सहायक सिद्ध हुआ, और यही है कि जिससे मैं आगे बढ़ पाया हूँ। मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। ब्लैक बोर्ड पर लिखना भी पड़ा तो मैं टेबल के सहारे कभी कभी कुछ वर्तनी ऐसी आती है या कुछ हार्ड वर्ड होते हैं जो कठिन शब्द होते हैं, तो उसे मैं टेबल पर खड़े होकर के आराम से चाक से लिख देता हूँ, दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वो बहुत रेयर केस में, हाँ, मतलब जरूरत नहीं पड़ती है, और बच्चे उतना समझ जाते हैं। या कभी प्रोनाउंस कुछ करना रहता है तो मैं अल्फाबेटिकली उनको प्रोनाउंस करके, उच्चारित करके शब्दों को मैं उन्हें बता देता हूँ, तो आराम से लिख लेते हैं। तो हिंदी साहित्य तो चूंकि व्याख्यान का विषय है उसमें, और वही ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर और पीएचडी लेवल पर तो आप उनको व्याख्यान से ही अपने आप अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं, तो वहां दिक्कत नहीं आती है सर।